Hello, students. I welcome you to the syllabus of accountancy for the session 2026-2027. I'm super excited and I hope the same is up with you. I look forward to seeing you time and again as I complete the syllabus of this year. So let's look at our first chapter of this series. The name of the first chapter is The Meaning, Objectives, the Scope and Nature of Accounting. Okay, so the first question which I will ask, अकाउंटेंसी हम करते क्यों हैं या अकाउंटिंग करते क्यों हैं? So any business needs to do accounting. सारी businesses जो accounting करती है उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, साल के अंत में सब चीजें सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड हो. सिस्टमैटिक का मतलब एक ऑर्डरली मैनर, तो डेट वाइज मान लेते हैं इसको. ओके, और इसको रिकॉर्ड करते हैं. और रिकॉर्ड करना मतलब लिखना. रिकॉर्डिंग मतलब टू राइट. So we write down everything which takes place in the business in a very systematic way. Now, why do you think this accounting is useful? We do everything in a very systematic way and we write things down. So, how is it going to be useful and to whom is it going to be useful? So, for that, let's talk of, let's say, the owners. So, owners को क्या फर्क पड़ता है ऐसे accounting करने से उसके business में? Owners को क्या benefit मिलेगा? उसको पता रहेगा कि क्या क्या हुआ है उसके बिजनेस में, उसने क्या क्या की चीजें खरीदी, जैसे हम परचेसेस बोलते हैं. सो परचेसेस पता पड़ेंगी उसे, उसे सेल्स पता पड़ेंगी, उसे प्रॉफिट पता चल सकता है और लॉस जो भी हो. फिर किसी बैंक से हम क्या करते हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं. तो बैंक को क्या पता पड़ना है इन सब चीजों से? बैंक को ये पता पड़ना है कि बैंक अगर हमें लोन दे तो क्या हम उसे रीपे बैक कर पाएंगे. तो बैंक क्या देखना चाहेगा, हमारे प्रॉफिट या लॉस हर साल के. तो इसी वे में बहुत सारे पर्सन्स जो इन्वॉल्व होंगे किसी अकाउंटिंग या किसी बिजनेस के अकाउंटिंग से, तो उन्हें ये सब फायदे नजर आएंगे और वो इसलिए अकाउंटिंग से रिलेटेड रहना चाहेंगे. दे विल वांट टू बी नोइंग द अकाउंटिंग ऑफ दैट बिजनेस. सो दीज आर फ्यू रीजंस व्हाई अकाउंटिंग इज डन. तो अगर हम अकाउंटिंग को डिफाइन करें तो we will write accounting is an art of recording, classifying, and summarizing transactions and events which are financial in nature for the purpose of analyzing and interpreting the results to the users.
ओके, तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता पड़ रहा है? यहाँ पे हम कह रहे हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying, summarizing transactions and events which are financial in nature for the purpose of analyzing and interpreting the results to the users. तो इसको हम थोड़ा फीचर्स के साथ ही समझ लेते हैं, उसमें हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, पहला वाला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। सो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। तो पहले तो आर्ट क्या होता है वो समझते हैं। सो आर्ट मीन्स परफॉर्मिंग इन वंस ओन वे। और साइंस क्या होता है? साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, यू कैन कॉल इट। Okay, so we are trying to say accounting is an art. That means it is performed in one's own way, as well as a science. That means it is a well-defined body of knowledge. तो कोई भी अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है, हम क्या बनने वाले हैं ये साल, अगले साल और ये आने वाले सालों में? अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी सीख के हम क्या बनने वाले हैं? हम अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं। हम देखना चाहेंगे कि हम कैसे चीजों को लिखते हैं किसी ऑर्डरली वे में। ठीक है, तो ये सब अगर मैं बोलूं तो ये एक आर्ट है। कोई अपने वे में परफॉर्म कर रहा है, कोई अपने वे में लिख रहा है उस सब चीजों को। और किसके बेसिस पे लिख रहा है? वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे लिख रहा है। तो अकाउंटिंग करना is said to be an art as well as a science because it is performed in one's own way, and it is a body of knowledge. That means it is bound by some rules and regulations. Okay, so that's the first feature of accounting. The second, it involves business transactions which are monetary in nature. तो सेकंड फीचर कह रहा है कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस which are monetary in nature. तो दो टर्म्स आ गए यहाँ पे। एक तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, किसी बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास पहला पॉइंट होना चाहिए कि वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो। दूसरा होना चाहिए कि वो मॉनेटरी हो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारी कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगी? लेट्स से परचेस ऑफ गुड्स, दूसरा होगा सेल ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ एन एसेट। ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। अब
ये मॉनेटरी भी होनी चाहिए। जैसे मैंने परचेस ऑफ गुड्स करी 5,000 की, मैंने 5,000 रुपए कैश में दिए। मैंने सेल ऑफ गुड्स करी वापस से लेट्स से 5,000, ये मैंने चेक से लिया। किसी बंदे ने मेरे से गुड्स खरीदे 5,000 के और उसने मुझे चेक दिया। तीसरा है परचेस ऑफ एन एसेट। लेट्स से मैंने 1 लाख रुपए का कोई मशीन खरीदा, इसको मैंने वापस कैश में पे किया। सो ये सब चीजें क्या हो गई, ये है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए मैंने गुड्स खरीदे, मेरे बिजनेस में गुड्स बेचे, मेरे बिजनेस में मैंने एक एसेट खरीदा, एक मशीन खरीदी, और ये सब की वैल्यू मनी के टर्म्स में है। मैंने गुड्स खरीदे 5,000 रुपए के, मैंने सेल करी 5,000 रुपए की, और मैंने जो एसेट ये मशीन खरीदा वो 1 लाख रुपए का था। तो ये सब चीजें बिजनेस से रिलेटेड है और ये मॉनेटरी भी है नेचर में। तो ये सब ट्रांजैक्शंस को मैं अकाउंटिंग में लिखता हूँ, ये है पॉइंट। अब ऐसे भी कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो मॉनेटरी नहीं हो। अब इनमें कौन से आ जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स वो भी लिख लेते हैं। जैसे एक लड़ाई हो गई मेरे दो मैनेजर्स के बीच में, लेट्स से अ क्वारल बिटवीन a sales manager and the finance manager। लड़ाई हो गई सेल्स मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के बीच में। क्यों हुई? लेट्स से रीजन ये था कि फाइनेंस मैनेजर सेल्स मैनेजर को परमिट नहीं कर रहा था एक सर्टेन प्राइस पे गुड्स बेचने को। इस बीच में लड़ाई हो गई। अब क्या ये मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा। क्यों करेगा? भाई लड़ाई हो गई तो मेरे सेल्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे, होंगे नहीं, या तो हो सकता है ना, लड़ाई हो गई तो थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है मेरे बिजनेस में, तो मेरे जो गुड्स बिक जाने चाहिए थे वो तो बिके नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, तो ये टाइम वेस्ट हो गया बिजनेस का। तो इस रीजन की वजह से, ये क्वारल की वजह से मेरे बिजनेस को तो इफेक्ट पहुंचा। तो ये मेरा बिजनेस का तो ट्रांजैक्शन हुआ कि कुछ ऐसी बात हो गई मेरे बिजनेस में। पर क्या ये मॉनेटरी नेचर में है? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई इन्होंने मेरे 1 घंटे का टाइम वेस्ट किया, इसमें से मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया? मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता ना। तो ये सब ट्रांजैक्शंस जो मैं रिकॉर्ड या राइट नहीं कर सकता अपने बिजनेस में, अपने अकाउंटिंग में, क्योंकि ये मॉनेटरी नेचर नहीं है, ऑल्दो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ये होते हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस। ठीक है। सो हम हमेशा अकाउंटिंग में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने, एक तो वो जो बिजनेस से रिलेटेड हो, और दूसरा मॉनेटरी भी हो। तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस या ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सब्सिडरी बुक्स। तो अब हम बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो रिकॉर्डिंग इज द राइटिंग डाउन। ओके, रिकॉर्डिंग मीन्स राइटिंग डाउन। So we're going to write down transactions now. Now, which transactions? Which we just discussed, which are business transactions and which are monetary. तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस या ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो गए। और कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? हम करते हैं इसको सब्सिडरी बुक्स में। तो सब्सिडरी बुक्स कौन से होते हैं? सब्सिडरी बुक्स वो बुक्स होते हैं जो जिसमें हम ट्रांजैक्शंस पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। अब इनमें से बेस्ट एग्जांपल है जर्नल। ये आपको याद रखना है, कुछ चैप्टर्स में जो आगे आएंगे उनमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो हमें बेस्ट एग्जाम्पल जो याद रखना है सब्सिडरी बुक्स का, वो है एक जर्नल। और भी हो सकते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो, जर्नल, परचेस बुक, सेल्स बुक, एक्सेट्रा, ये हम देखेंगे। तो अभी हमने ये ट्रांजैक्शंस जो अभी ऊपर पहचाने थे पॉइंट नंबर 2 में, अब इसको रिकॉर्ड कर दिया, इसको लिख दिया। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, क्लासिफिकेशन of the recorded transactions। अब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक सामान के ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखना, हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, दैट मीन्स राइटिंग similar transactions together। So classification of the recorded transactions। अब इसे हम कैसे करते हैं? तो कुछ चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं लेजर्स। लेजर का मतलब होता है अकाउंट। सो हम लेजर्स बनाते हैं। So classification of the recorded transactions are done by making ledgers, which are known as accounts। So जैसे I have made a purchase account which will show all my purchases. Then I will make a sales account where I will show all my sales. Then I can have my asset account, like I told you some time back, we purchased a machine. So machine account. Okay. So we have classified our transactions। जो भी purchases होंगी वो हम सारी purchases account में लिखेंगे। एंड जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे purchases account हम एक बनाते हैं, उसमें हम जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये सब डेट वाइज लिखते हैं। सो लेट्स से 1 Jan 26 को हमने परचेस करे गुड्स वर्थ 5,000। फिर 15 Jan को हमने गुड्स परचेस करे 10,000 के। फिर 31 Jan 2026 को हमने गुड्स परचेस करे 15,000 के। सो ये सारे परचेसेस आ गए, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास सेल्स हो सकते हैं, तो सेल्स में लेट्स से 1 Feb 26 को मेरे पास सेल्स हो गई 10,000 की। 15 Feb मेरे पास सेल्स हो गई 5,000 की। एंड 28 Feb मेरे पास सेल्स हो गई 2,000 की। ओके, तो ये मेरे टोटल सेल्स आ गए, वो मेरे ऊपर परचेसेस आ गए। तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप। मशीन हमने बताया था कि एक ही बार खरीदी थी, सो मशीन का भी अगर मैं लिखना चाहूँ, मशीन लेट्स से मैंने खरीदी थी 15 Jan को, एंड मैंने खरीदी थी 1 लाख की। बस एक ही खरीदी, तो सिंपली ये हो गए मेरे अमाउंट्स इसके अंदर। तो इन्हें ऐसे लिखने को मैं क्या बोलूंगा?
क्लासिफिकेशन ऑफ दीज रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। मेरे परचेसेस मैंने परचेसेस के अंदर दिखा दी, यहाँ पे मेरे सेल्स मैंने सेल्स के अंदर दिखा दिए, और इन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट्स। मेरी मशीन में एक मशीन अकाउंट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे, हाँ, कुछ ऐसे आप समझ लो कि इन्हें हम ऐसे लिखते हैं हर एक अकाउंट के अंदर। थोड़े चैप्टर्स बाद ये ज्यादा बेहतर समझोगे, अभी के लिए चलने दो। नेक्स्ट, so the fourth point is done. Let's go to the fifth point. Summarizing the recorded transactions. तो समराइजिंग का क्या मतलब है? समरी बनाना किसी चीज का, मतलब उसका उसे शॉर्ट में लिखना, तो राइटिंग the outcome, you can call it. Okay, so how do we write the summary of something when we are talking of business transactions? जो भी अभी हमने ऊपर देखा, ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने लिखा। जैसे परचेसेस का हमने ये 3 लिख दिया, ये 3 तारीख को हमने परचेसेस करी गुड्स की बिजनेस में। तो अभी इसका समरी अगर मैं निकालना चाहूँ तो समरी कैसे निकालेंगे? तो मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूँ कि मैंने परचेसेस कितने करी, 30,000। नीचे सेल्स कितने की करी, 17,000, सॉरी 17,000। यानी मशीन कितने की खरीदी, ये तो 1 लाख की है। तो इनका अगर मैं समरी निकालूं तो आउटकम लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सीधे से बोल सकता हूँ, we can say that purchases are 30,000 in the business, sales are 17,000 in the business, and machine is worth 1 lakh in the business. So these 3 things when I write down, where do I have to show it? The place where I show it is known as a trial balance. सीधे से आपको समझना है ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है। ट्रायल बैलेंस का मतलब कि आपने बस इसके बैलेंसेस लिख दिए। परचेसेस का बैलेंस कितना हो गया? परचेसेस का बैलेंस हो गया 30,000। सेल्स का बैलेंस कितना हो गया? 17,000। मशीन का बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या लिखते हैं? सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस, वो हम दिखाते हैं वहां पे। और ये क्या बताता है? दिस विल जस्ट टेल अस द समरी ऑफ इट। इन शॉर्ट, उस अकाउंट में कितना आया, कितना पैसा है, या कितने पैसे की चीज हमने उस अकाउंट के अंदर दिखा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस transactions. Okay, so analyzing and interpreting, इन दोनों चीजों का मतलब क्या है? एनालाइज करना मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना, एंड इंटरप्रेट करना
एनालाइज करना मतलब टू लुक केयरफुली। एंड इंटरप्रेट करना मतलब टू गिव एन आउटकम, उसका निष्कर्ष क्या होता है, उसका आउटकम क्या है वो बताना। तो एनालाइज करना किसी चीज को और किसी चीज का आउटकम देना, और किन चीजों का आउटकम या किन चीजों का एनालाइज कर रहे हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जो भी हमने सब अभी के ऊपर वाले पॉइंट्स में देखा, उन सबको हम केयरफुली देखेंगे और उन सब का हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक आउटकम निकालेंगे। उसको हम चलते हैं यहाँ पे इस पॉइंट में। अकाउंटिंग में ये एक फीचर है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम एनालाइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और उनको इंटरप्रेट करके बताते हैं। तो इन सब चीजों को करने से हमें क्या मिलता है, पता क्या पड़ता है? हमें पता पड़ता है हमारे बिजनेस का, टू गेट टू नो द प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस, है ना? अब ये कैसे पता पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजों को जो हमने अभी ऊपर देखे, इन सबको एनालाइज करके, इन सबको केयरफुली देख के और कोई आउटकम निकाले, और हम वो आउटकम को बोले कि भाई ये हमारा प्रॉफिट है या ये हमारा लॉस है, इसे हम कैसे बता सकते हैं? तो let's assume we had purchases over there of, we are just taking the example of what we had above. So we had purchases of 30,000 and we had sales of 17,000. तो let's assume हमने कोई गुड्स खरीदे जिन्हें हमने 30,000 के खरीदे थे। लेट्स अज्यूम हमने जो भी गुड्स खरीदे हमारे बिजनेस में, वो गुड्स खरीदे थे 30,000 के, और वही गुड्स हमने बेच दिए 17,000 के। अब क्या हुआ? मतलब हम कौन सी बिजनेस कर रहे हैं, पहले तो ये समझते हैं कि हम कौन से बिजनेस कर रहे हैं। हमने कुछ लेट्स से कार्डबोर्ड बॉक्सेस खरीदे और वही कार्डबोर्ड बॉक्सेस बेच दिए। तो जब भी कोई बिजनेस पर्सन ऐसी चीज करता है, जब वो कुछ कुछ खरीदता है और उसी चीज को थोड़े प्रॉफिट या नॉर्मली तो प्रॉफिट पे ही बेचेगा, पर अगर वो नुकसान पे भी बेच रहा है तो मतलब वो उन्हीं गुड्स में डील कर रहा है। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने खरीदे 30,000 के और उन्हीं चीजों को 17,000 में बेच दिया, तो ये तो उसका नुकसान हो गया। तो यहाँ पे इस केस में इसके पास लॉस हुआ 13,000 का। नॉर्मली तो ये नहीं होगा, नॉर्मली जो भी बिजनेस करता है वो फायदे के लिए करता है, पर यहाँ पे तो सिचुएशन ही उल्टी हो गई। इस बंदे ने खरीदे गुड्स 30,000 के और बेच दिए उसको 17,000 में, तो नुकसान हो गया उसका 13,000। अब इसके पास एक एसेट पड़ा हुआ है बिजनेस में, वो हमने देखा था, एक मशीन पड़ी थी, एक मशीन पड़ी थी 1 लाख रुपए की। अब ये मशीन तो पड़ी रहेगी, इससे इस बिजनेस का आगे का टाइम चलेगा। तो ये जो खरीदी इसने, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ जो यहाँ पे किया है, तो ये जो लॉस आया है, इस लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, एक अकाउंट के अंदर जिसे हम बोलते हैं P&L अकाउंट। ओके, ये जो एसेट इसके पास है मशीन, इसे हम दिखाते हैं एक तरीके से एक बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, दिस इज हिज एसेट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है अभी, दिस पॉइंट वाज सेइंग वी आर एनालाइजिंग। सो व्हेन वी एनालाइज्ड, we did all this as the analysis.
एनालिसिस में हमने ये देखा, ये पोर्शन, और फिर हमने ये भी देखा, फिर हमने क्या किया, इसको इंटरप्रेट कर दिया, और इंटरप्रेट कहाँ किया, ये जो लॉस आया इसको हमने पीएनएल में बता दिया, ये जो एसेट आया ये एसेट हमने कहाँ दिखा दिया, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, 7th पॉइंट, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द users of financial information। तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कन्वे करना। तो टू कन्वे, what are we conveying, the results to who, the users। now who are the users, the results we saw, the ones which we took out on the top, where we were calculating the profit and loss and the assets. So that was our result, and now we are going to convey this. So who are the users? So we have many users, just like we saw some time back, owners, then we have banks, then we have employees. Okay. These are some. We can have more, which we will see after some time. So if we go back to the definition of accounting, let's read that definition again, what we had written. We said accounting is an art. Okay, why is it an art? Because of that first point. So accounting is an art of recording. When did we record? We recorded it at the third stage, or the third point, which we wrote. Classified, the fourth point, and summarizing, the fifth point. Transactions. Which transactions? Which are financial in nature, monetary in nature, for the purpose of analyzing and interpreting. That is the sixth point. The results to the users. That means communication, or the 7th point. So this in short is the definition of accounting, which you must know. Okay. Now let's get on to the next topic. Okay, our next topic is objectives of accounting। तो अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन क्या है? The first and foremost reason is to keep a systematic record of business transactions। ओके, पहला पॉइंट है कि हमें सब चीजें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करनी चाहिए। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया था, सिस्टमैटिक मतलब डेट वाइज। जैसे मैं एक और वर्ड बोलूंगा, क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल वे में हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। और ये क्यों काम आएगा, एक बड़ा रीजन होता है कि ये प्रूफ की तरह काम आता है। तो बिजनेस में जब भी हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में, दीज एक्ट एज प्रूफ। कहाँ पे, भाई किसी ने आप पे केस कर दिया आपके बिजनेस पे, तो आपको ये प्रूव करना है
कि मैंने तो गुड्स खरीदे थे, वो बोल रहे हैं नहीं आपने नहीं खरीदे थे, आपको बताना है कि आपने खरीदे हैं। तो ये कैसे बताओगे आप? बोलने से तो नहीं मानेगा कोई। तो आप ये लिख के बताओगे। अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस जब आप करते हो तो आपको एक रिसीट मिलता होगा, किसी से बिल मिलता होगा, तो ये सब चीजें आप रखते हो। ठीक है। एंड ये सब चीजें प्रूफ के तरह काम आती है इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स। जब भी कोई केस हो जाता है आपके बिजनेस के ऊपर तो ये काम आता है। तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने से ये फायदा है। दूसरा, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, है ना? थोड़े टाइम पहले हमने देखा था, हमें उसमें तो नुकसान हो रहा था, पर नॉर्मली फायदा होता है बिजनेस में। हम इसलिए तो बिजनेस करते हैं ताकि फायदा हो गुड्स बेचने पे, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने में, उनमें कुछ पैसा कमाए हम। So these things are normally done in the business, and this is the objective of the business of doing accounting. It is to calculate the profit of the business. And where do we show such profit? We show it in the profit and loss account. So through the profit and loss account, हम किसे ये inform करते हैं? सारे users को. So to calculate the profit of the business, thereby informing the users about the current progress of the business. ठीक है? Okay, next. To know about the assets and liabilities of the business. किसी भी बिजनेस के बारे में उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में जानना। पहले तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था, मशीन, ये हमारे लिए एसेट है। ओके, जो भी आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट हो, आपके फायदे के लिए हो, आपके बिजनेस के अंदर आपने क्यों खरीदा मशीन? ताकि आपकी बिजनेस ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे, आप गुड्स प्रोड्यूस कर सको, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सको। ठीक है। अब कौन सी होती है लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज वो होती है जो आपके ऊपर एक बर्डन हो। दीज आर बर्डन्स। जैसे जैसे आपको कुछ लोगों को पैसे देने हैं, आपने लोन लिया। ओके, सो लोन इज अ बर्डन फॉर यू, यू हैव टू पे इट ऑफ। ऐसी चीजों के बारे में पता रखना। क्या देख के? जैसे कुछ टाइम पहले मैंने बताया था, एक बैलेंस शीट देख के। सो बैलेंस शीट टेल्स यू अबाउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जस्ट लाइक ऑन द टॉप, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये हमें कहाँ पता पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद रखना है आपको। ये लेटर ऑन हमारे सिलेबस में हम सीखेंगे इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी के लिए ये याद रखना है। तो बैलेंस शीट क्या बताता है आपको? एसेट्स या लाइबिलिटीज आपके बिजनेस के बारे में। दैट इज, अगर मैं एक और वे में कहूं तो दैट इज द पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या बता रहा है? दिस इज जस्ट टेलिंग यू योर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस।
ओके, नेक्स्ट। और क्या यूजफुलनेस है? पॉइंट नंबर 4, टू प्रोवाइड assistance to the management. Now, what kind of assistance? Doing accounting's objective is to provide assistance to the management. How is that possible? Assistance means, assistance का मतलब क्या होता है? एक हेल्पिंग हैंड, कोई आपकी मदद करे। तो ये अकाउंटिंग करने से आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस की मदद कर रहे हो, असिस्टेंस दे रहे हो। ऐसे हम बोल सकते हैं प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड। किससे दे रहे हो आप मदद? मैनेजमेंट को। कैसे दे रहे हो मदद? देखो, अभी तक जो लास्ट पॉइंट हमने, लास्ट मेजर पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि वहां पे लॉस हो गया था बिजनेस में। ठीक है, लॉस कितने का हुआ था? 13,000। तो ये 13,000 का लॉस हुआ लेट्स से पहले साल में, फर्स्ट ईयर में। अभी एक नया साल चालू होता है हमारे बिजनेस का। एक चीज आप ये भी ध्यान रख लो कि हमारा साल कब चालू होता है। हर साल आपका साल जो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से। सो लेट्स से वो साल जो हमारा चल रहा था वो 26 के बारे में हमने लिखा था। सो 1 अप्रैल 26 में आपका नया साल चालू हो रहा है, जो खत्म होगा 31 मार्च 27 को। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंड ईयर, पहला साल जो था जिसमें हमारे लॉस हुआ था, ये सब ट्रांजैक्शंस आपको याद होगा कि हमने सारे कब कौन से महीने में लिखे थे? ये लिखे थे मोस्टली जैन एंड फेब में। सो जैन एंड फेब, और उसके एंड में ये हमें कब पता पड़ा होगा? 31 मार्च को। सो 31 मार्च 26 को फर्स्ट ईयर के बारे में हमें पता पड़ गया होगा। क्या हुआ? हमें पता पड़ा कि उस टाइम लॉस हो गया था 13,000 का। अब सेकेंड ईयर चालू हो गया 1 अप्रैल से। तो इस साल हमें ये लॉस नहीं देखना, हमें इस साल क्या करना है? हमें प्रॉफिट कमाना है। भाई पहले साल में तो नुकसान हो गया, दूसरे साल में थोड़ी हम वापस नुकसान पाएंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम फायदा पाए, तो उसके लिए हम और मेहनत कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में आप ये सब चीजें जो पिछले साल के देख रहे थे, जैसे आपने परचेसेस करी 30,000 की, आपने सेल्स करी 17,000 की, और आपके पास एक ही एसेट था, मशीन, एक ही मशीन थी। तो इस साल आप क्या करना चाहोगे? अपने बिजनेस को और बेहतर बनाना चाहोगे, तो आप और परचेसेस करोगे और ज्यादा सेल्स करोगे। तो इस साल सेकेंड ईयर में वो गलती रिपीट नहीं हो कि आपका नुकसान हो जाए। आप उसके लिए क्या करोगे? और मेहनत। सो इट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट in letting them know how much was our loss in the previous year, and you can say that the loss was a big loss which was 13,000, and in the second year you don't want to repeat this. So in the second year you're going to be careful by looking at the previous year's data and improving upon it. Okay, this is the fourth point. Next one, the fifth point. सी, एक तो होता है कि आपके बिजनेस के सारे रिसोर्सेज आपने किसको दे रखे हैं? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट चला रही है आपकी बिजनेस। ये रिसोर्सेज किसके होते हैं? ये रिसोर्सेज होते हैं ओनर्स के। सो ओनर्स वांट that the resources which they've given to the business are run properly, are taken care of it properly. Okay, so let's say I am the owner, I have invested money to start a business. Okay, I am the owner, I have invested, let's say, 10 lakh to start my business. Now I don't know how to run my business. What am I doing? I'm hiring people
Who are these people? Let's say the topmost people in my company. They will be my management. Okay. So when I give this money, let's say this is cash, 10 lakhs, into my business, which is now going to be run by the management because I don't know how to run it. I am trusting on them. I'm giving my resources to them so that they manage it properly. And at the end of the year, they give me profit. So another objective of accounting is trusteeship, to build trusteeship. It is to build a kind of confidence in the management that the management is going to better my business in the years to come. And they do not misuse. Because what happens when I do accounting? मैंने ये बताया था आपको, अकाउंटिंग के अंदर सबसे मेजर चीज होती है रिकॉर्डिंग. तो रिकॉर्डिंग मतलब लिखना. तो जब मैं चीजों को लिखूं, जैसे मैंने इस 10 लाख का हिसाब मांगा, तो इन्होंने लिख दिया कि भाई 5 लाख आपने एक बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग खरीदी, 1 लाख आपने सैलरीज दी, और फलाना फलाना पॉइंट्स. सो ये सारी चीजों को जब आप रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप एक तरह से ओनर हो और आप किस पे भरोसा रख रहे हो? अपने मैनेजमेंट में. क्योंकि जब ये चीजें लिखेंगे तब इनको याद रहेगा, अच्छा हमारे पास इतना कैश रखा हुआ है, आपके पास इतनी आपने सैलरीज में दे दी, आपके पास इतने वर्थ एसेट है, एक ऑफिस का बिल्डिंग है. तो ये सब चीजें लिखने से आपको ये सब याद रहता है. ठीक है. ये बहुत बड़ा फायदा होता है और इससे आपका ट्रस्टीशिप बिल्ड होता है. So for now, we'll stop here. We'll continue this again, and I really look forward to seeing you again in this class. All the best.